हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई का अड्डा। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज अगला सेशन शुरू करते हैं। विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली में होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक या एक से अधिक पदार्थ हो जिन्हें अभिकारक कहते हैं को उनके परमाणु को पुनर्व्यवस्थित करके और नए रासायनिक बंधों को तोड़कर या बनाकर विभिन्न पदार्थों जिन्हें उत्पाद कहते हैं का निर्माण करती है। जैसे अभिकारक यहां पे जब पदार्थों को लेके कोई नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसी को उत्पाद कहते हैं। तो जो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है तथा अभिक्रिया के उपरांत जो भी पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जैसे कि हमारा डेफिनेशन है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ हो, माने एक या एक से अधिक पदार्थ हो जिसे अभिकारक कहा जा रहा है, उसको मिला के चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया बंधों को तोड़कर या फिर नया बनाकर किसी भी तरह से जो लास्ट में उत्पाद का निर्माण कर रहा है या कोई भी पदार्थ बना रहा है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। हाँ, इसमें किस किस चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इस प्रक्रिया में पदार्थ के संरक्षण का नियम का पालन करते हुए कोई भी परमाणु नष्ट या प्राप्त नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा और ना कोई उसमें जो भी पदार्थ है उसमें कोई कमी आएगी। तो ना कोई नया पदार्थ बनेगा और ना ही किसी पदार्थ का नुकसान होगा। तो उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जितना पदार्थ हम लोग मिलाए थे उतना ही पदार्थ अंतिम में बनेगा। इसी अभिक्रिया का ये खास गुण होता है। उसके साथ साथ उसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है। क्या है कि रासायनिक जब यहाँ पे अभिक्रिया का नाम आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि एक तरह का परिवर्तन है। चाहे वो नया पदार्थ बना रहा है तो किसी भी तरह का हो सकता है, वही परिवर्तन ही है। तो जो परिवर्तन में रंग बदल सकता है, उसके संघटकों के अंक बदल सकते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ मिलाया गया है, लेकिन पदार्थ नया ही बनता है। और पूरी प्रक्रिया को एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है जिसे अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर रखा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जो कि संयोजन, अपघटन और प्रतिस्थापन होता है। लेकिन इसके और दूसरे तरह से देखा जाता है तो और ये अधिक तरह के हो जाते हैं, जिसमें संयोजन, अपघटन, प्रतिस्थापन में एकल प्रतिस्थापन और द्विपक्षीय प्रतिस्थापन आता है। साथ में एक दहन है। दहन अपघटन में ही आता है। और एक होता है अम्ल क्षार अभिक्रिया जिसमें केवल और अम्ल और क्षारों का ही अभिक्रिया होता है। एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अंतिम में अवक्षेप बनता है। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये अभी तक जितने अभिक्रिया पढ़ा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटनाएं होती हैं। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। माने कंपोजिशन मतलब मिल के बनने वाला, जो दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया भी गया है कि एक ए है, एक बी है, ये अलग अलग तरह के उत्पाद अभिकारक है, अभिक्रिया करके एक अलग उत्पाद बना देता है, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पर कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कंपोजिशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में Mg को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, तो यहाँ पर एक उत्पाद बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो अभिकारक है और एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ। अगला है आपका अपघटन अभिक्रिया। नाम में है अपघटन, मतलब इसका सीधा सीधा है टूटना। इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ होते हैं टूट के अलग अलग हो जाते हैं। तो जब अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक एक होता है तथा अभिकारक दो या दो से अधिक हो जाते हैं, उस तरह की अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, इसको कहते हैं डीकंपोजिशन। जब एक ही अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो अपघटन या वियोजन या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे यही वाला उदाहरण लेते हैं कि ए बी एक अलग उत्पाद है, अभिकारक है, जो टूट के ए और बी में बन जाता है, इसको कहेंगे हम अपघटन, क्योंकि ए बी एक ही था और टूट के दो बन गया, या इससे अधिक भी बन सकता है। हम इसी को ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने पत्थर को तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक अभिकारक टूट के दो उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसको कहते हैं क्या? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। नाम है प्रतिस्थापन, इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि किसी को हटा के और वहां पर कोई बैठ रहा है, इसी को प्रतिस्थापन कहेंगे। इसको विस्थापन भी कहते हैं, या इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक को किसी भी पदार्थ को हटा के और उसके जगह पे बैठ जाता है। तो किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर आ जाता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग एकल प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, कहते हैं। जैसे कि अगर एक ए है, एक अभिकारक ए है और दूसरा बी सी, तो हमने कहा कि एक को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा। तो मान लीजिए हम ये क्या कर रहा है, बी को रिमूव कर दे रहा है उसकी जगह से, और ए सी के साथ बी आ जा रहा है, माने कि इसको हटा के अपने खुद बैठ गया और बी को किनारे हटा दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अक्सर आजकल रिलेशनशिप में होता है कि दो लोग पहले से हैं तो कोई तीसरा आ जाता है, उसको हटा के उसकी जगह पे बैठ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में यही घटना होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है Zn प्लस CuSO4। यहाँ पे क्या करेगा, Zn Cu को रिमूव कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए Cu को यहाँ पे अभिकारक है Zn और CuSO4, इसमें Cu Zn द्वारा हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे बैठ जाता है, Cu बेचारा अकेले हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही घटना अगर दो बार होती है, विस्थापन की घटना दो बार होती है अगर, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक आयनों का स्थान बदलकर एक नए यौगिक का स्थान ले लिया जाता है या नए यौगिक बन जाता है, तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जब विस्थापन की घटना दो बार होती है किसी अभिक्रिया में,
तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे दिया गया है ए बी के साथ सी डी, ये अलग अलग दो तरह के अभिकारक हैं, जिसका अभिक्रिया होता है तो ये सी द्वारा एक्सचेंज अपने में एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। तो ए के साथ सी बैठ जाता है और बी के साथ डी बैठ जाता है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है AgNO3 को NaCl के साथ मिलाया जाता है तो Na को Ag हटा देता है, सिल्वर क्लोराइड बना देता है, और साथ में नाइट्रेट सोडियम आता है हमारा दहन अभिक्रिया। तो दहन का नाम है, नाम से पता चल जा रहा है ये कंब्यूशन है। कंबेशन का मतलब दहन या जलना। तो किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो वहां पे उस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है कंबेशन। कोई पदार्थ, अच्छा, जब जलाया जाता है तो सबसे जरूरी होता चीज क्या है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जल सकता है। तो किसी चीज का दहन करा रहे हैं तो मतलब हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया जाता है किसी भी पदार्थ का और वो नया पदार्थ बना लेता है तो उसी चीज को कहा जाता है दहन। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा कि इसको जला रहे हैं मैग्नीशियम के पट्टी को, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, दूसरा तरह का अभिक्रिया हो जा रहा है। मतलब इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये यहाँ पर दहन की घटना हुई है या दहन अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया है। तो जब भी किसी तत्व का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया जाता है यानी जलाया जाता है तो उसको दहन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, देखिए यहाँ पर किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का निर्माण होता है। किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन के साथ कार्बन रहता है और वो चाहे उसके अनुपात किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ जल का निर्माण होता है। हाँ, इसमें एक और चीज समझने वाली बात यह है कि हाइड्रोकार्बन में ये समझ आ गई, हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे जैसे CH4 के बजाय हम C2H8 रख देते हैं तो बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या, जल की अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जितना रखेंगे इधर उतना वहां पे संख्या बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और पदार्थ बनेगा, हमेशा और हमेशा जितने कार्बन यहाँ रहेंगे वहां पे उसके आगे गुणांक इसका चेंज हो जाता है। और हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में कुछ नया है नहीं, क्योंकि इसके नाम में ही दिख रहा है अम्ल क्षार अभिक्रिया, माने अम्लों का अभिक्रिया क्षार से कराने पर अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाता है। और जब ये होता है तो लवण बनता है, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हुए एक लवण का निर्माण करते हैं और साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है या अभिक्रिया होती है, उसमें लवण और जल का निर्माण होता है। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगर ले लिया जाए HCl और NaOH, जिसमें ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। इसका अभिक्रिया होगा तो एक बनेगा NaCl, जो कि लवण है, कह सकते हैं आप साधारण नमक है, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो चाहे किसी भी तरह के अम्ल और क्षार को मिलाने पे लवण तथा जल का ही निर्माण होना है, ये तय है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से घटते हैं, जो तेजी से घटते हैं उनको शीघ्र प्रतिक्रिया कहा जाता है।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शीघ्र प्रतिक्रिया यानी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया जो एक अघुलनशील ठोस बनाती है जिसे अवक्षेप के रूप में जाना जाता है, उसे अवक्षेप अभिक्रिया भी अवक्षेपण भी कहा जाता है। अवक्षेपण मतलब जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, जिसमें ठोस पदार्थ अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा और वो बहुत तेजी से घटती है। अगला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले थे हमने कि अम्ल क्षार अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको विशेष ध्यान देके पढ़ा जाएगा। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं, उस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये रेडॉक्स वर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से लिया गया है। रिडक्शन से RED और ऑक्सीडेशन से OD लेके रिडक्शन बनता है। देखिए RED और उसका OH रेडॉक्स। तो इसमें मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन और साथ साथ ऑक्सीकरण दोनों घटनाएं साथ साथ होती है, तो इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा ये यहां पर समझने वाली बात है कि अपचयन और ऑक्सीकरण है क्या, तो हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में अपचयन क्या है। तो अपचयन के बारे में जानने के लिए सीधा सीधा ये रहेगा कि जहां से ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, तो वहां पर कहा जाता है अपचयन हुआ है। और ऑक्सीडेशन में सेम कंडीशन इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है या इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है या कमी होता है, तो हम वहां पर कहा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। ध्यान रखने का कौन कौन सा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा या ऑक्सीडेशन होगा। और ठीक उसका उल्टा जहां पर ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, तो इसमें से कोई तीनों में से एक घटना होती है तो हम कहेंगे कि अपचयन हुआ है, या इसमें से कोई तीनों घटना होगी तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है। हाँ एक और चीज कि यहाँ पर ऑक्सीकरण को एक और नाम से बोला जाता है जिसको हम कहते हैं उपचयन। उपचयन तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऑक्सीकरण पूछे चाहे उपचयन पूछे, दोनों की वही कंडीशन है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें से कोई कंडीशन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ है। इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए तो मान लीजिए SO4 का अभिक्रिया कराते हैं H2 से, यहाँ बनेगा H2SO4 के साथ C। तो यहाँ पर यहाँ Cu से ऑक्सीजन की संख्या घटी है और हाइड्रोजन की संख्या इस SO4 में बढ़ा है, तो यहाँ पे दोनों एक ही साथ घटना हो रही है कि तो यह कलर या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी थी, यहाँ पे घट गई है, तो घटा है या फिर ऑक्सीजन हटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है, जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर कहते हैं अपचयन।
तो दोनों संख्या घटनाएं एक साथ हुई है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अब इसी चैप्टर का सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो करने पे आराम से इजीली, बहुत इजी होता है, लेकिन ये देखने में टफ लगता है। तो सबसे पहले हम लोग कंकाल अभिक्रिया लिखते हैं, तो कंकाल समीकरण लिखते हैं। तो कंकाल समीकरण किसको कहते हैं? बिना बैलेंस किए या बिना संतुलित किए जो अभिक्रिया लिखा जाता है उसी समीकरण को या उसी अभिक्रिया को कंकाल समीकरण कहते हैं। तो जब स्टार्ट करना है, संतुलित करना है, तो सीधे सीधे ये वाला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परमाणुओं की संख्या बस दोनों पक्षों में, चाहे वो बाईं हो चाहे दाईं हो, दोनों पक्षों में हम परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। और जब बराबर होने के बाद उसी समीकरण को कहा जाता है कि वो अभिक्रिया संतुलित हो गई। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि वो अगर हम अभिक्रिया प्रैक्टिकल द्वारा देख रहे हैं कि क्या संतुलित हुआ कि नहीं या फिर क्या बन रहा है, तो हम उसकी ग्राम की मात्रा को देखते हैं। लेकिन फिलहाल हमें तो केवल अभिक्रिया लिखित दिया है, तो उसको संतुलित करना है, तो उसमें बस और बस परमाणुओं की संख्या को दोनों पक्षों में बराबर करना होता है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे मान लीजिए जैसे HCl है, तो उसके आगे हम कोई भी गुणांक ले सकते हैं, कोई भी गुणांक लिख सकते हैं, चाहे 2 लिखो, 3 लिखे, जो भी, क्योंकि हमें दोनों पक्षों में बराबर करना है, तो कोई भी गुणांक लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज, इसमें सब स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते या सफिक्स को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा लिखा गया H2O, तो क्या हम अगर इसमें 3 लगा दें या फिर कुछ भी लिख दें तो क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल होगा? क्योंकि ये अणु ही नहीं बनेगा तो अभिक्रिया संभव ही नहीं है। तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना है कि उसके सबस्क्रिप्ट को ना बदला जाए, उसके आगे जो भी गुणांक है उसको चेंज करके चाहे जो भी बनाना है, जो भी बैलेंस करना है बैलेंस कर सकते हैं बिना उसके सबस्क्रिप्ट या सफिक्स को बदले। चलिए तो उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने उदाहरण दिया है, असंतुलित अभिक्रिया में H2O2 को मिलाया गया, मैंने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिला के जल का निर्माण किया गया है। तो ये बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन इस साइड में अभिक्रिया के बाद 2 हाइड्रोजन तो है, बट क्या ऑक्सीजन 2 है? यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे करेंगे, किसी भी चीज से यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कराएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो जाए। तो इधर जब 2 ऑक्सीजन है तो इधर इसके आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक नया बना कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, क्योंकि 2 सफिक्स में है और ये सफिक्स वाला 2 बार, मतलब कि ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो हमें इधर भी बैलेंस करना है। अच्छा, इधर बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे केवल 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की अभी भी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की अभी भी 2 है और हाइड्रोजन का 4। तो अब बैलेंस हुआ। तो दोनों साइड जब बराबर हो जाने पर अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। तो सीधा सीधा हम देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या बराबर हुई कि नहीं। अगर बराबर है तो वो अभिक्रिया संतुलित है, और नहीं तो अभिक्रिया को संतुलित हम लोग करते हैं। यहां पर एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले ही यूज किया गया था, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के मिलाव से हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या ये बैलेंस दिख रहा है? यहां पर मैग्नीशियम की संख्या देखिए कितना है? 1। यहां ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। और यहां पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की भी संख्या है 1। बैलेंस नहीं हुआ, अभी हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इधर किसी चीज से मल्टीप्लाई तो अपने मन से करा नहीं सकते, क्योंकि ये जो पदार्थ बन रहा है उधर तो उतना ही बनना चाहिए ना। तो 2 ऑक्सीजन है तो इसके लिए हम इसका सफिक्स बदल देते हैं 2।
ऑक्सीजन 2 हुआ, लेकिन साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे चेंज कर सकते हैं, 2 मैग्नीशियम कर दे तो बराबर हो जाएगा, तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखिए बैलेंस होने के बाद क्या इक्वल है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, मतलब बैलेंस हो गया हमारा अभिक्रिया। एक और